आरंभ करने से पूर्व मैं आप सबके सामने एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं, आप सबके साथ एक वीडियो साझा करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद हुआ है उसके कारण जो माहौल है वो थोड़ा तनावपूर्ण हो गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध ऐतिहासिक कारणों से और ऐतिहासिक कालों से है, तो आप ये बात जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने इसलिए शेयर करूंगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के जो लोग हैं वो बिना किसी वीजा रेस्ट्रिक्शंस के एक दूसरे के देशों में जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो पहले ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि आखिर नेपाल के नागरिक और भारत के नागरिक एक दूसरे के देश में कैसे जाते हैं। तो पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे भारत और नेपाल के कूटनीतिक संबंध की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल केवल जमीनी स्तर से ही एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हैं, बल्कि भारत और नेपाल हिमालय के साथ जुड़े हुए हैं। भारत और नेपाल संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। भारत और नेपाल भाषा के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का संबंध है। भारत और नेपाल वर्षों पुराने नहीं बल्कि सदियों पुराने मित्र हैं और यकीनन भारत और नेपाल की दोस्ती की मिसालें भी दी जाती हैं पूरे विश्व में। नेपाल एक ऐसा देश है जो कि भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त साथ रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप सबने एक चीज नोटिस करी होगी कि नेपाल भी भारत के साथ उलझ रहा है और इसका कारण है एक सीमा विवाद। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भारत और नेपाल के बीच जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो लगभग 1800 किलोमीटर का है। लगभग 1800 किलोमीटर की सीमा है। ये सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम ऐसे राज्यों से नेपाल भारत के जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इसकी पृष्ठभूमि में आपको मैं लेके जाना चाहूंगा क्योंकि ये विवाद आखिर हुआ क्यों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों पहले की बात है, पिछले महीने जब भारत के रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक सड़क का उद्घाटन किया था जो कि पिथौरागढ़ के घटियाबगढ़ के से जोड़ती थी। और किसे जोड़ती थी लिपुलेख पास को, लिपुलेख दर्रे को। और पिथौरागढ़ के घटियाबगढ़ से जो सड़क लिपुलेख जाती थी वो लगभग 80 किलोमीटर की थी और ये 80 किलोमीटर की सड़क भारत के हिस्से में आती है। स्पष्ट तौर पर पहले तो आप ये समझिए। इसके बाद एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये सड़क का निर्माण क्यों हो रहा था। क्योंकि ये सड़क का निर्माण इसलिए होता क्योंकि भारत के लाखों यात्री हर वर्ष तिब्बत में, जो कि चीन के नियंत्रण में है फिलहाल वर्तमान में, वहां पर जो कैलाश मानसरोवर है उसके दर्शन के लिए जाते थे। जब कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए जाने के लिए भारत से 3 रास्ते निकलते हैं, या आप यूं समझिए कि वहां पर जाने के लिए 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता होता है उत्तराखंड से, दूसरा रास्ता होता है सिक्किम से और तीसरा रास्ता होता है नेपाल होकर। तो अब आपको ये बात समझनी होगी कि जो रास्ता नेपाल और सिक्किम से जाता है उसको तय करने में, यानी उन दोनों रास्तों से अगर आप जाते हैं तो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, वहां पहुंचने में आपको 15 से 20 दिन का समय लग सकता है और इससे ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन जो रास्ता उत्तराखंड से होकर जाता है, उत्तराखंड से जो रास्ता जाता है वो छोटा है और इस सड़क के निर्माण के बाद तो वो यात्रा केवल और केवल 3 दिन में पूर्ण हो जाएगी। तो दर्शनालुओं के लिए, जितने भी श्रद्धालु हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी कि वो बहुत ही सरलता के साथ और कम समय में कैलाश मानसरोवर पहुंच सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, ये था पूरा मैटर। नेपाल इस बात पर आपत्ति जताता है कि भारत ने आखिर कैसे लिपुलेख दर्रे में सड़क का निर्माण कर दिया। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों पहले नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं उनका नाम है केपी शर्मा ओली और नेपाल में इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वामपंथियों की सरकार है। तो उन्होंने वहां पर एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो भारत के 3 हिस्से जो कि भारत के हैं, फिर से सुन लीजिए, भारत के हैं,
उत्तराखंड के 3 हिस्से जो कि बिल्कुल सीमा से लगते हैं नेपाल की, जिनके नाम है लिपुलेख, लिपिया धुनिया और आपका काला पानी, माफ कीजिएगा लिपियाधुरा। तो लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, ये 3 इलाके ऐसे हैं जो कि नेपाल की सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। आप ये समझिए कि बिल्कुल भारत के अंतिम शहर या गांव या कुछ भी आप मान लीजिए, अंतिम इलाके हैं ये। तो नेपाल की संसद में बकायदा ये प्रस्ताव भी लाया गया और बकायदा वहां पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने भाषण में कहा कि वो इन इलाकों को भारत से लेकर रहेंगे बातचीत के तौर पर, बातचीत के द्वारा भारत और नेपाल के बीच वो बातचीत करेंगे ताकि वो अपने इन इलाकों को ले लें। और उसके बाद भारत में जो नेपाल के संबंध, नेपाल के प्रति विरोध हुआ। यकीनन होना भी था, अगर वो हमारे इलाकों को अपना बताएंगे तो विरोध जायज भी है, नैतिक भी है। लेकिन यहां पर सबसे पहले आपको एक बात और समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगी कि आखिर नेपाल इन चीजों पर दावा क्यों कर रहा है और किस बिना पर कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों इसके पृष्ठभूमि में जाइए। लगभग 200 साल पहले नेपाल में गोरखा राजवंश का राज था। तो वो लगातार आक्रमण करते थे, नेपाल की सीमाओं का फैलाव करते थे। ये चूंकि आप सब जानते हैं कि पहले से ही चला आ रहा है, राजा महाराजा पहले से ये नीति अपनाते थे, ये जो विस्तारवादी नीति होती थी। तो उन्होंने पहले चीन में आक्रमण किया, उसके बाद चीन में वहां पर उनको हार मिली और उसके बाद एक संधि हुई, जिसके बाद उन्होंने भारत की तरफ रुख किया। चीन में जब उनको असफलता मिली तो उसके बाद उन्होंने भारत के कुछ इलाकों में कब्जा भी कर लिया, जिसमें कुमाऊं जो कि उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड का एक रीजन है, गढ़वाल और सिक्किम। ये प्रमुख ऐसे स्थान थे जहां पर नेपाल के गोरखाओं ने कब्जा कर लिया था भारत के। और आपको याद होगा, आपको पता भी है कि उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, भारत गुलाम था अंग्रेजों का। तो इस सिलसिले में बहुत भीषण युद्ध हुआ वर्ष 1814 से 1816 के बीच। और उस दौरान क्या होता है कि अंग्रेजों ने नेपाली सेना को पूरी तरीके से शिकस्त दे दी, पराजित कर दिया। उसके बाद एक संधि होती है इन दोनों देशों के बीच, बल्कि इनफैक्ट आप ऐसे समझिए कि नेपाल में जो राजवंश, गोरखा राजवंश का जो शासन था उनके बीच और भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के बीच सुगौली संधि इसको कहते हैं। ये सुगौली आज के बिहार में स्थित छोटा सा एक गांव समझिए, कस्बा समझिए, एक छोटा सा शहर टाइप है। तो वहां पर यह माना जाता है कि जो महाकाली नदी है वो दोनों देशों के बीच सीमाओं का निर्धारण करेगी। दरअसल दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले कि वर्ष 1981 में भारत और नेपाल की ओर से एक संयुक्त दल बनाया गया था जिसमें दोनों तरफ के अधिकारी शामिल थे और दोनों तरफ के अधिकारियों ने उस दल के माध्यम से उसमें जो वार्ताएं वहां पर करी थी, तो उसके माध्यम से नेपाल और भारत की लगभग 98% सीमाओं का निर्धारण हो गया था। अच्छे खासे तरीके से पता चल गया था 98% हिस्सों का कि कौन से इलाके भारत में है और कौन से इलाके नेपाल में है। लेकिन जो पेच जो फंस गया वो फंस गया 2% इलाकों में, और आज भी वही पेच आज भी जारी है। अब मैं आपको दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि ये 3 इलाकों पर तो नेपाल ने अपना जो कब्जा है उसको कहा है, अपना क्षेत्र बताया है, लेकिन अभी भी भारत और नेपाल के बीच 50 से ज्यादा ऐसे इलाकों पर सीमा विवाद है जो समय समय पर भारत और नेपाल के बीच उठता रहता है। लेकिन प्रमुख तौर पर वर्तमान परिस्थितियों में ये 3 जो इलाकों पर जिन्होंने कब्जा किया तो वो प्रमुखता से उठ रहे हैं क्योंकि नेपाल ने उनको अपने मानचित्र पर दिखा दिया और बकायदा वहां के राष्ट्रपति हो या वहां की जो प्रधानमंत्री हैं, दोनों ने भाषण दिया संसद में और कहा कि ये इलाके हमारे हैं। इसके अलावा दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि भारत से जो कोरोना वायरस आ रहा है वो इटली या और किसी देश या पश्चिमी देश से या चीन से ज्यादा खतरनाक है। यानी उन्होंने सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहराया कि उनके देश में कोरोना वायरस के जो भी मामले हैं तो वो भारत की वजह से आए हैं। और इस प्रकार का आरोप दिखाता है कि नेपाल की मानसिकता किस प्रकार की इस समय हो गई है, या फिर नेपाल की सरकार का जो आक्रामक रुख है वो भारत की प्रति क्यों इतना कड़ा हो गया है, ये दर्शाता है ये बयान। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जब अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज जब भारत में थे यानी ब्रिटिश इंडिया और गोरखा साम्राज्य के बीच, जब नेपाल के गोरखा साम्राज्य के बीच जब युद्ध हुआ था तो उस दौरान दिसंबर 1815 में, आपको मैंने अभी पहले बताया कि 1814 से लेकर 1816 के बीच ये युद्ध हुआ था, लेकिन दिसंबर 1815 में
एक संधि हो जाती है जो सुगौली की संधि थी, और उसके बाद कुछ चीजों का निर्धारण किया जाता है, और उसके बाद नेपाल ने जो भारत के कब्जे इलाके किए थे उन पर से उसने अपना दावा जो था वो वापस लिया। लेकिन एक चीज जो थी वो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब ये बनी कि उस संधि में नेपाल की सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ, नेपाल की सरहद बता दी गई, मतलब नेपाली एरिया को तो निर्धारित कर दिया, क्योंकि चूंकि उस संधि से पहले यानी उस युद्ध से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो नेपाल ने सतलुज नदी जो कि पश्चिम में है भारत के, वो वहां से लेकर तीस्ता नदी तक जो कि भारत के लगभग आप मान के चलिए पूर्व दिशा में आती है, वहां तक अपना जो देश था, जो सरहदें थी वो फैला दी थी। तो इस संधि के बाद नेपाल को सिकुड़ना पड़ा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं सिकुड़ना पड़ा। अब मैं आपको दोस्तों कुछ तथ्य आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो ये संधि हुई थी, तो सुगौली संधि के अनुसार दोस्तों जो महाकाली नदी का उल्लेख है उसमें संधि में, तो उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो नेपाल का नहीं है, पहली बात। और उसी पश्चिमी हिस्से पर ही भारत अपनी सड़क का निर्माण कर रहा है, लेकिन नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी का जो पूरा जो नदी जहां से निकलती है, जहां से जो उसका उद्गम है, वो पूरा का पूरा इलाका उसका है, पूरा संपूर्ण इलाका उसका है। तकरीबन 400-500 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका है, ये पूरा इलाका वो अपना कहता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो सड़क का निर्माण भी जिसमें हुआ वो इसी हिस्से में हुआ, मैंने आपको पहले बता ही दिया। इसके अलावा दोस्तों जो विवादित जिस चीज पर वो ये कह रहा है, तो सुगौली संधि में तो दोस्तों ये चीज को तय किया गया था कि जो नेपाल है वो पश्चिम में महाकाली नदी से लेकर और पूरब में मैची नदी तक सुगौली संधि के अनुसार नेपाल की सरहद होगी, लेकिन इसमें नेपाल की सीमाएं तय नहीं हुई, मैंने आपको पहले बताया। अब मैं आपको दोस्तों भारत का दावा बताना चाहूंगा। सबसे पहले भारत का दावा बताऊंगा और इसके बाद नेपाल का दावा बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले भारत ने कहा है कि जो महाकाली नदी है उसकी जो सभी धाराएं हैं वो काला पानी नाम के जो गांव है उसमें आकर मिलती है। तो चूंकि इसलिए उस नदी का जो उद्गम स्थल है उसे माना जाए, यानी काला पानी गांव को ही महाकाली नदी का जो उद्गम है उसको माना जाए। इसलिए भारत ये भी कहता है कि सुगौली संधि में जब मुख्य धारा को ही नदी माना गया तो क्यों नहीं उस इलाके को अपना मानते, यानी बात बिल्कुल सही है। लिहाजा भारत का ये मानना है कि जो काला पानी का इलाका है, यानी जो महाकाली नदी के पश्चिम में है, वो इलाका उनका है, लेकिन नेपाल का कहना कुछ और है। अब मैं आपको नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। नेपाल का जो दावा वो ये है, नेपाल कहता है कि महाकाली नदी की जो मुख्य धारा है वो लिपियाधुरा से शुरू होती है जो कि उत्तराखंड में है, और इसलिए उसे उद्गम स्थल माना जाए। यानी लिपियाधुरा को मानता है नेपाल अपना इलाका, यानी नेपाल का मानना है कि जो लिपियाधुरा है वहां से महाकाली नदी की मुख्य धारा निकलती है, जबकि भारत का मानना काला पानी इलाके से है। तो लिहाजा इसलिए लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी समेत तीनों इलाकों को नेपाल अपना इलाका मानता है। ऐसे में दोस्तों ये समस्या थोड़ी सी जटिल है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई भी समस्या का समाधान कूटनीति की मेज पर होता है। जब बातचीत होती है, जब वार्तालाप होता है दोनों देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा, तभी बातचीत होती है। और भारत और नेपाल के संबंध ऐसे नहीं है कि वो खराब हो। भारत और नेपाल के नागरिक दोनों देशों में एक दूसरे के देशों में काम करते हैं। भारत की बेटियां नेपाल में जाके विवाह करती हैं और नेपाल की बेटियां भी भारत में आके विवाह करती हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर वर्तमान परिवेश में मैं आपको बताऊं तो भगवान राम, प्रभु श्री राम यूपी से थे, यानी उत्तर प्रदेश से थे, और माता सीता नेपाल से थी, जनकपुरी से। अगर हम ऐसा देखें अयोध्या और जनकपुरी, तो ये तो पौराणिक काल से भारत और नेपाल का रिश्ता है। तो ये कैसे बिगड़ सकता है? अच्छा, भारत में कुछ विशेषज्ञों की ये भी राय है, मैं देख रहा था तमाम रिपोर्ट्स में भी, कई सारे आर्टिकल्स में पढ़े, तो इसमें चीन की भूमिका पर बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। यकीनन हो सकता है, क्योंकि चीन में जिस पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की, और नेपाल में जिस पार्टी की सरकार है, उनकी विचारधाराएं सेम है। हो सकता है कि चीन नेपाल पर कुछ प्रेशर बना रहा हो सकता है नेपाल को अपनी कॉलोनी बनाना चाह रहा हो सकता है, ये संभव है, क्योंकि चीन की नीति हमेशा से विस्तारवादी नीति की रही है और चीन चाहता है कि वो भारत को घेरे। चीन इस समय पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी घोषित कर चुका है, घोषित कॉलोनी है, लेकिन वो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान उसकी कॉलोनी ही है एक तरीके से।
और नेपाल पर भी वो अपना कब्जा समय समय पर जताना चाहता है। तिब्बत में तो वो कर ही चुका है और नेपाल पर भी करता है। पिछले कुछ दिनों पहले ही ये चीन की एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, विश्व की सबसे बड़ी चोटी, जो ऊंची चोटी है, उसको उसने अपना दावा कहा था एक चीन के वेबसाइट में। तो सोचिए चीन किस प्रकार से ऑपरेट कर रहा है। दूसरा एक पक्ष जो भारत के बड़े बड़े जो सैन्य विशेषज्ञ हैं, सैन्य मामलों के जानकार हैं या फिर बड़े बड़े राजदूत हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि चीन ने आर्थिक मदद दी हो नेपाल को और नेपाल इस दबाव में आ गया कि वो भारत के विरुद्ध आ जाए। ये भी संभव है। लिहाजा भारत की मैं कहूंगा कि भारत को एक अच्छे तरीके से डील करना चाहिए सिचुएशन को, क्योंकि हर सिचुएशन की जो अंत है वो बातचीत की मेज पर ही होता है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल में सरकार कम्युनिस्टों की है, लेकिन वहां की जो डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक विश्वास करती है विचारधारा पर, वो भी जो पार्टी है वो भी इस मसले पर नेपाल की सरकार के साथ आ गई है, क्योंकि ये मसला नेपाल की जो सरकार है कम्युनिस्ट की, वो इस तरीके से प्रचारित करेगी जैसे ये राष्ट्रवाद का मसला है और ये राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है, इसलिए वो इन इलाकों को अपने अंदर लेना चाह रही है। और लिहाजा जब राष्ट्र की बात आ जाती है तो फिर कोई भी पार्टी कैसे हो सकता है उसके खिलाफ जाए। तो ये समस्या है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये विषय समझ में आया होगा। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको और अंत में जाते हुए कहूंगा कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद से ही नेपाल भारत के साथ इन इलाकों पर अपनी आपत्ति जाहिर करता है। और इसके अलावा वो कहता है कि भारत के इलाके जो ये है वो उसको अपना इलाका कहता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जब वर्ष 2015 में भारत और चीन के बीच व्यापारिक संधि हुई थी एक लिपुलेख में, कि वहां से व्यापार होगा भारत और चीन के बीच, क्योंकि ट्राई जंक्शन आप मान के चलिए, एक ऐसा इलाका है जहां पे 3 देशों की सीमाएं जुड़ती हैं, भारत, चीन और नेपाल। तो सिंपल सी बात यह है कि उस टाइम में 2015 में भी नेपाल ने इस बात की आपत्ति जताई थी कि भारत ने उससे क्यों नहीं पूछा। लिहाजा ये मसले उठते रहते हैं और कोरोना के संक्रमण के युग में ये मसलों का उठना वाकई में दुखदायी है। और बीते बहुत लंबे समय से, मतलब आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 या 70 के दशक में नेपाल कभी कहता था कि वो इलाके इसके हैं, उसके बाद से वो बिल्कुल पूर्ण रूप से शांत हो गया था। तब वहां पर मोनार्क था और कुछ ही सालों पहले वहां पर लोकतांत्रिक सरकार आई, लोकतंत्र वहां पर स्थापित हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों नेपाल इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो और साझा करना चाहता हूं। देखिए कि कुछ ही वर्षों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नेपाल के संबंधों के संदर्भ में क्या कहा था। जरा ये क्लिप देखिए। भारत और नेपाल दो देश, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं, त्रेता युग की है। राजा जनक और राजा दशरथ ने सिर्फ जनकपुर और अयोध्या को ही नहीं, भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था।